ठीक है, शुरू करते हैं। अब देखो ये इस एनसीईआरटी से डायरेक्ट उठ के आपका 2024 में क्वेश्चन आया, ये चीज़ याद रखना। ठीक है, ये तो कोई मतलब है नहीं, छोड़ो। अब देखो अब की बात जो क्वेश्चन आया डायरेक्ट यहीं से बना है। आपने इसमें कुछ स्थल स्वरूपों को जरूर देखा होगा जो चित्र 6.6 में दिखाए गए हैं, ये वाले जो दिखाए गए हैं। अभी याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे देखो पहले पढ़ लो, पर्वत श्रृंखलाएँ क्या होती है? जब बहुत सारी पर्वतें एक साथ होती है, याद रखना, पर्वत श्रृंखला उसको बोलते हैं। घाटी जो पर्वत के नीचे वाला इलाका होता है उसको घाटी बोलते हैं। पहाड़ी जो सिंगल रहेगा, मतलब उसकी ऊंचाई कम रहती है। ठीक है, पठार जो समतल होते हैं पर्वत, ये हो गई सिंगल पर्वत। झील हो गई जहाँ नदी आके छोटा मोटा एरिया बना लेती है। देखो ये मेन नदी है, इसमें आके कोई नदी मिल रही तो वो सहायक नदी हो जाएगी, और ये नदी जाके डेल्टा बनाती है, याद रखना, तो इसको नदी मुहाना भी बोलते हैं। ठीक है, ये देखो जो ये ऐसे नदी जाके जब बढ़ जाती है तो उसको वितरिका बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड ऐसे इंग्लिश में कुछ बोलते हैं। क्या बोलते हैं शिवानी इंग्लिश में इसको? क्या? वितरिका? डिस्ट्रीब्यूटरी। हाँ, डिस्ट्रीब्यूटरी। ठीक है। प्रायद्वीप क्या होता है? जो तीनों ओर जल स्थल से वो घिरा रहता है। ठीक है, स्थल संधि याद करो, कल भी मैंने बताया था, दो स्थलों को जोड़ती है। ये तट हो गया, जमीन और समुद्र का जो इलाका होता है। ये जल संधि द्वीप हो गया, जहाँ जल संधि कोई दो द्वीपों को मिलाती है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है ये चीज़, चैप्टर बहुत। अब की बार भी डायरेक्ट क्वेश्चन आया और आगे भी आएंगे इससे। आप देखेंगे पृथ्वी की सतह सभी जगह एक समान नहीं है। पृथ्वी पर अनगिनत प्रकार के स्थल रूप है। स्थल मंडल के कुछ भाग ऊंचे नीचे तथा कुछ समतल होते हैं। ये स्थल स्वरूप दो प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप बनते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि मैदान जिस पर आप खड़े हैं उसमें धीरे धीरे गति हो रही है। पृथ्वी के अंदर लगातार गति हो रही है। प्रथम यह आंतरिक प्रक्रिया के कारण बहुत से स्थानों पर पृथ्वी की सतह पर कहीं ऊपर उठ जाती है तो कहीं धंस जाती है। दूसरी यह बाह्य प्रक्रिया स्थल के लगातार बनने में टूटने की प्रक्रिया है। पृथ्वी की सतह के टूटकर घिस जाने को अपरदन कहते हैं। याद रखना ये चीज़। अपरदन की क्रिया के द्वारा सतह नीची हो जाती है तथा निक्षेपण की प्रक्रिया के द्वारा इनका फिर से निर्माण होता है। ये दो प्रक्रियाएं बहते हुए जल, वायु तथा बर्फ के द्वारा होती है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है यूपीएससी में। हम विभिन्न स्थल स्वरूपों को उनके ऊंचाई एवं ढाल के आधार पर पर्वतों, पठारों, मैदानों में वर्गीकृत कर सकते हैं। तो सबसे पहले आएंगे पर्वत, और यही यूपीएससी 2024 में क्वेश्चन आया था। पर्वत पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है। पर्वत का शिखर छोटा तथा आधार चौड़ा होता है। यह आसपास के क्षेत्र से बहुत ऊंचा होता है। कुछ पहाड़ बादलों से भी ऊंचे होते हैं। जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाएंगे जलवायु ठंडी होती जाती है। कुछ पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियाँ होती है, उन्हें हिमानी कहा जाता है। याद रखना, मेंस में डायरेक्ट इस टाइप से क्वेश्चन पूछा भी है। यहाँ कुछ ऐसे पर्वत भी है जो समुद्र के भीतर है तथा जिन्हें आप नहीं देख सकते। कठोर जलवायु होने के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत कम लोग निवास करते हैं। वहाँ का धरातल खड़ी ढाल वाला तथा कृषि योग्य भूमि की कमी होती है। पर्वत एक रेखा क्रम में व्यवस्थित हो सकता है जिसे श्रृंखला कहा जाता है। ठीक है, अब इधर आ जाओ। फोल्डेड माउंटेन अब की बार पूछा था, तो याद रखना फोल्डेड माउंटेन का बेस्ट एग्जाम्पल है हिमालय। ठीक है, जैसे फोल्डेड माउंटेन के जैसे भूपट्टी ऊपर उठ जाती है, फिर ऐसे करके देखो ऐसे बनता है फोल्डेड माउंटेन। और यही यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था अब की बार। अब देखो यहाँ पे एग्जांपल भी दिया और मैं क्वेश्चन पढ़ के भी बताऊंगा। ठीक है, बहुत से पर्वतीय तंत्र समांतर श्रृंखलाओं के क्रम में होते हैं जो सैकड़ों किलोमीटर फैले हैं। हिमालय, आल्प्स तथा एंडीज क्रमशः। अब देखो ये भी पता होना चाहिए कहाँ कहाँ है। हिमालय एशिया में है, आल्प्स यूरोप में है, कल मैंने बताया भी था। एंडीज जो है दक्षिण अमेरिका की पर्वत श्रृंखलाएँ हैं। ठीक है, पर्वतों की ऊंचाई में आकार में भिन्नता होती है। अब ये देखो, प्रशांत महासागर में स्थित मोनोकी पर्वत हवाई द्वीप सागर की सतह के नीचे स्थित है। इसकी ऊंचाई 10,205 मीटर एवरेस्ट शिखर से भी अधिक है। तो ये चीज़ याद होनी चाहिए, पता होना चाहिए। किधर देख रही हो? इधर। ठीक है, पर्वत 3 प्रकार के होते हैं। याद करो, यूपीएससी ने यही क्वेश्चन पूछा था। वलित पर्वत, बरसोत्सव पर्वत तथा ज्वालामुखी पर्वत। और यही यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था। अभी मैं पढ़ के बताता हूँ क्वेश्चन जब की बार आया था। तो देख लो 6 क्लास एनसीईआरटी। और देखो कौन मेरे पास, इसीलिए ना मुझे गुस्सा इसीलिए आता है। मेरे पास बोलते सर टॉपर तो सब बोलते हैं कि 11th क्लास की पढ़नी चाहिए, तो फिर जब टॉपर की सुन रहे हो तो फिर मेरे पास क्यों आते हो तुम लोग? तो मैं तो सबको रिकमेंड 6 to 12 ही करता हूँ। उसके बावजूद भी लोग फिर अपना ही चलाते हैं। अब देखो आपके 2024 के मैं कल बता दिया था, आज ये क्वेश्चन देखो जो डायरेक्ट आया हुआ है सर कॉलम में आया है।
तो इसीलिए बता रहा हूँ, तुम लोग फिर वही होता है कि टॉपर की सुन लो। देखो, मध्य एशिया, ठीक है, पर्वत श्रृंखला का नाम और पर्वत का प्रकार, ये था क्वेश्चन का टाइप। तो मध्य एशिया में एक दिया था वोस्जेस पर्वत, वलित पर्वत है या नहीं है उसके बारे में पूछ रहा था। एक यूरोप में, देखो अपने पढ़ा, देखो डायरेक्ट यहीं पे मैंने बताया यूरोप में है आल्पस पर्वत, ठीक है। अभी ब्लॉक पर्वत है क्या है ये पूछा इसने, ठीक है। फिर पूछा उत्तरी अमेरिका में अपलेशियन, ये वलित पर्वत बोला है इसको, और एक बोला दक्षिण अमेरिका में एंडीज, देखो ये लो, यहीं मिल गया डायरेक्ट क्वेश्चन। और इसको फोल्डेड माउंटेन बोला है। रहेगा, अपनी ट्रिक भी याद होगी तो उससे भी क्वेश्चन बन जाता है। मेरा तो उसी से बना है और सही भी हुआ है। मिलान वाले आए 4 तो उसमें से 2 सही, ठीक है। अब आ जाओ इधर। तो मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि इग्नोर मत करो भाई, एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। देख लेना इकोनॉमी क्लास के 9, 10 वो दोनों में से बहुत क्वेश्चन आए हैं। हिमालय तथा आल्पस वलित पर्वत है, चलो मिल गया क्वेश्चन। तो ये देखो वलित पर्वत है तो ये सेकंड ऑप्शन गलत, ठीक है। अब देखो ये ऐसे क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा तो ऑटोमेटिक एक ऑप्शन गया अपना काम से। जिनकी सतह उबड़ खाबड़ तथा शिखर शंकावार है। भारत की अरावली श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला, याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अपरदन की प्रक्रिया के कारण यह श्रृंखला घिस गई है। उत्तरी अमेरिका के अपलेशन, ये लो देखो डायरेक्ट क्वेश्चन, एक भी चीज़ यहाँ से गई नहीं है। उत्तरी अमेरिका में है, सही है अपलेशन, पनिया के फोल्डेड है क्या है देखते हैं अभी। तथा रूस के यूराल पर्वत, ठीक है, यूराल पर्वत गोलाकार दिखाई देते हैं, इनकी ऊंचाई कम है, ये बहुत पुराने वलित पर्वत, देखो सही हो गया। इसका मतलब तीसरा ऑप्शन सही है। बुलाओ हाईलाइटर, लाओ हाईलाइटर उधर रखा ना। अब देखो मुझे बताओ, ये है 6 क्लास एनसीईआरटी कमाल, डायरेक्ट 2024 से क्वेश्चन सोल्व हो रहा है। अब फिर भी इग्नोर करो तो इस बार तो सर पूरा पेपर एनसीईआरटी से बना है। तो मैंने लास्ट ईयर मैंने बोला था, तो एक दो क्वेश्चन भी इधर उधर हुआ है, 12-13 क्वेश्चन हो गए करंट वाले थे। अब अगला देखो, जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है तथा उद्धावर रूप से विस्थापित हो जाता है तब भ्रंशोत्तर पर्वतों का निर्माण होता है। ये वाला देखो पूरा दिया हुआ अच्छे से, उत्खंड भाग, द्रोणिका वंश, ठीक है। अब आगे आएगा, ऊपर उठे हुए खंडों को उत्खंड हॉर्स, ये क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा हुआ है हॉर्स और गार्बिन के बारे में। तथा नीचे दर्शाए खंडों को द्रोणिका भ्रंश या गार्बिन कहा जाता है। यूरोप की राइन घाटी तथा देखो ये आ गया वोस्जेस पर्वत। अब यहाँ बोला था मध्य एशिया में, पर ये है यूरोप में। अब देखो डायरेक्ट दिया लाइन टू लाइन, क्या हो गया? अरे मुझे ग्लिच कर रही है, फिर सब क्यों हो रही है सर की आवाज बार बार में? तुम्हारा नेटवर्क इशू आ रहा होगा, और किसी को दिक्कत आ रही है बताइए। नहीं, अब देख लो 6 क्लास के एनसीईआरटी से मैंने 2024 के 2 क्वेश्चन बता दिए, एक भी वो नहीं है इधर से उधर, ठीक है। वोस्जेस पर्वत तो पहला ऑप्शन ऐसे गलत गया, ठीक है। इस तरह के पर्वत तंत्र के उदाहरण कौन से, मतलब ब्लॉक पर्वत का एग्जाम्पल है, तो ऐसे गलत हो गया, पहला ऑप्शन गलत, उधर वो एक सही हुआ है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन गलत, तो इसका मतलब दक्षिण अमेरिका एंडीज जो है वो भी वो है फोल्डेड माउंटेन नहीं है। हो गया क्वेश्चन यहीं से 6 क्लास से। एटलस में दिए गए विश्व मानचित्र से उनकी स्थिति को देखे तथा कुछ इस प्रकार की भू आकृति, कुछ और उदाहरणों का पता लगाइए। ज्वालामुखी पर्वत ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण बनते हैं। अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो, याद रखना आगे के लिए ये ऑप्शन बचा हुआ। अफ्रीका माउंट किलिमंजारो तथा जापान का फ्यूजी इस तरह के पर्वतों के उदाहरण हैं। पर्वत बहुत लाभदायक होते हैं। पर्वत जल के संग्रह होते हैं। बहुत सी नदियों का स्रोत पर्वतों में स्थित हिमानियों में होता है। ये यूपीएससी मेंस में क्वेश्चन पूछा हुआ है हिमानियों के बारे में। जलाशयों के जल को लोगों तक पहुंचाया जाता है। पर्वतों के जल का उपयोग सिंचाई तथा पनबिजली के उत्पादन में किया जाता है। नदी घाटियाँ तथा वेदिकाएं कृषि के लिए उपयुक्त होती है। ये क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा हुआ है। पर्वतों में अलग अलग प्रकार की वनस्पति तथा जीव जंतु पाए जाते हैं। वनों से हमें ईंधन, चारा, आश्रय तथा दूसरे उत्पाद जैसे गोंद, रेंजिन इत्यादि प्राप्त होते हैं। सैलानियों के लिए पर्वतीय भाग उपयुक्त स्थान है। तो यूपीएससी मेंस 2019 का क्वेश्चन है पर्वतों के लिए, जाके देख लेना, क्वेश्चन आया हुआ है। वे पर्वतों की यात्रा उनकी प्राकृतिक सुंदरता को देखने के लिए करते हैं। विभिन्न प्रकार के खेल जैसे पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग तथा स्कीइंग पर्वतों के प्रचलित खेल है। क्या आप हिमालय में स्थित कुछ और ऐसे स्थान नाम बता सकते हैं जहाँ खेल खेले जाते हैं? अभी मैं मेंस का क्वेश्चन भी तुम्हें बता देता हूँ, एक मिनट रुको, क्योंकि मैंने इसका मॉडल आंसर बनाया था उस टाइम में जब ओजांग में काम कर रहा था, तो मुझे याद है ये 2019 में आया था ये।
ये डायरेक्ट यही लिख के आ जाते, पूरा का पूरा नंबर मिल जाता। अभी बताता हूँ। तो इसमें भी हम उपयोग में भी लिख सकते हैं ना कि जो नदियाँ हैं इनका स्रोत है, कैसे यूज होता है, जैसे कि इनका उपयोग रुको सिंचाई अभी के मैं लिए बता रहा हूँ, लाभदायक रुको। होता है, पन बिजली के लिए। हम्म, आया हुआ क्वेश्चन है, जरूर देखना है उसके बारे में। हम्म, पर्वत पारिस्थितिकी तंत्र विकास पहलों और पर्यटन के ऋणात्मक प्रभाव से किस प्रकार पुनः स्थापित किया जा सकता है? कौन सी पर्वत पारिस्थितिकी तंत्र से आया। कौन सी ईयर का क्वेश्चन है ये? 2019 का 15 2019 का 15वां 19 का। अरे हाँ, ये 2020 देख रहा हूँ, तभी तो मैं देखूँ, तभी तो मुझे याद है अच्छे तरीके से। मैं इसका मॉडल आंसर बनाया था, मुझे पता है। रुको। पर्वत पारिस्थितिक तंत्र को विकास पहलों और पर्यटन के ऋणात्मक प्रभाव से किस प्रकार पुनर्स्थापित किया जा सकता है और उसका क्या इंपॉर्टेंस है, इस टाइप से वो क्वेश्चन बना था। तो इसमें पूरा अगर आप ये लिखोगे भाई इसका ये इंपॉर्टेंस है, अगर उसका अगर नहीं रखोगे कंजो तो इस कारण से नुकसान हो जाएगा। आप देखो ज्वालामुखी पर्वत, रुक जाओ, अब की बात ज्वालामुखी वाला सब क्वेश्चन आया था पीटी में। रुको, आया था क्वेश्चन भाई, इससे क्या क्या निकलता। देखो, किनारे से निकलती पिघलती चट्टानें लावा कहलाती है, ठीक है। ये देखो, ये लावा है। अत्यधिक दाब से मैग्मा का निर्माण होता है, याद रखना ये चीज़। लावा बम, ज्वालामुखी शंकु का निर्माण राख और लावा की परतों के जमने से होता है। लावा बम हो गया, ज्वालामुखी से राख, भाप और गैस युक्त बने बाहर। रुक जाओ, आया है क्वेश्चन अब की बार, पहले भी आया हुआ है और अब की बार आया है सर। उसने वो पूछा है कि राख के कण निकले हैं और कुछ गैसेस के नाम दिए कि वो निकले हैं। सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। 2024 का ही क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन है कि चारों निकले हैं। रुको रुको, एक मिनट में बता रहा हूँ ये क्वेश्चन। तो ये देख लो, ये है कमाल एनसीईआरटी का। नहीं पढ़ोगे तो फिर ऐसे ही होगा, फिर पढ़ो इधर उधर। भाई यूपीएससी कोचिंग पढ़ने से ज्यादा सर दिमाग में भी रहनी चाहिए, सेट रहना चाहिए। ये आ गया, देख लो। उपयुक्त में कितने ज्वालामुखी उद्गारों के उत्पाद है। इसमें देखो ये देखो, मैंने पहले ये इसका ट्रिक मैंने बता ही दिया था कि भाई जहाँ से ज्वालामुखी स्फोट होते हैं इस टाइप से सब कुछ आता। तो सारा ऑप्शन मैंने तो ट्रिक लगा के किया था। राख और धूल, तो देखो राख और धूल यहाँ पे दिया हुआ है, देखो ये दिया, राख और धूल ये सब दिया तो है। नाइट्रोजन योगी, सल्फर योगी, ज्वालामुखी मलबा। तो यही चीज़ मैं फिर दोबारा बता रहा हूँ। देखो कितने 3 क्वेश्चन हो गए, अभी तो 6 क्लास एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं आप। देखो, और ये देखो जो आपके धुआंधार प्रपात है ना, यही है वो। देखो ये रहा। इसीलिए यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, इसलिए बता रहा हूँ इमेज का इंपॉर्टेंस है। तो ये इमेज सर्च करके, रुको इसको व्हाट्सएप पे अभी एक बार रुको, सर्च करके देखते हैं इसकी इमेज को, ये कौन सा क्या है। और मुझे लग रहा है पक्का वही है, यूपीएससी ने अब की बार क्वेश्चन पूछा था। इसीलिए सोर्स एक ही बनाओ, उसी को ही अच्छे से कमांड कर लो, वही कल्याण कर देगा। यूपीएससी में यही खासियत है, जो 10 चीज़ों के पीछे भागे वो ऐसे बर्बाद है। साउथ अमेरिका नहीं है, साउथ अमेरिका नहीं है। नहीं, जो भी सब बात में करो सभी स्कैनर करो। अभी देखते हैं इसको स्कैन करके। सर वो स्कैन हो गया। रुको रुको रुको, देख लो। क्या हुआ, आवाज आ रही है कि सबको? अरे रुको, नहीं, वो सर्च कर रहे हैं सर, ये झरना मिल नहीं रहा, रुको। नागरा फॉल्स इन इंडिया, ठीक है वही है। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मतलब ये इंपॉर्टेंट है, इसमें जो भी इमेज दी रहती है वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। चलो आ जाओ। पठार, पठार उठी हुई, आवाज़ आ रही है ना सबको? ये भाग गए सब लोग, मुझे लगा दिक्कत हो गई। अरे आवाज़ आ रही है नगीना? हाँ आ रही है।
ठीक है बोलो, कहाँ सो जाते तुम लोग। चलो, पठार उठी हुई सपाट भूमि होती है। यह आसपास के क्षेत्रों से अधिक उठा हुआ होता है तथा इसका ऊपरी भाग मेज के समान सपाट होता है। किसी पठार के एक या एक से अधिक किनारे होते हैं जिनके ढाल खड़े होते हैं। पठारों की ऊंचाई प्राय कुछ 100 मीटर से लेकर कई हज़ार मीटर तक हो सकती है। अब देख रहे इसमें से क्वेश्चन आया हुआ, मैं बताऊंगा। पर्वतों की तरह पठार भी नए या पुराने हो सकते हैं। भारत में दक्कन पठार पुराने पठारों में से एक है। केन्या, तंजानिया तथा युगांडा का पूर्वी अफ्रीका पठार, ऑस्ट्रेलिया का पश्चिम पठार इस प्रकार के उदाहरण हैं। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, याद रखना ये चीज़, जिसकी ऊंचाई माध्य समुद्र तल से 4000 से 6000 मीटर तक है। पठार बहुत उपयोगी होते हैं क्योंकि उनमें खनिजों की प्रचुरता होती है। यही कारण है कि विश्व के बहुत से खनन क्षेत्र पठारी भागों में स्थित है। आप देखो ना, यहाँ से क्वेश्चन आया था। अफ्रीका का पठार सोना एवं हीरो के खनन के लिए प्रसिद्ध है। भारत में छोटा नागपुर के पठार में लोहा, कोयला तथा मैगजीन के बहुत बड़े भंडार पाए जाते हैं। यूपीएससी 2018 का क्वेश्चन जाके देख लो, ये वाला। ठीक है, आगे देखो। पठारी क्षेत्र में बहुत से जलप्रपात हो सकते हैं। देख, मैं इसीलिए बता रहा ना, ये क्वेश्चन कहाँ जाएगा अब की बार जो आया है, क्योंकि यहाँ नदियाँ ऊंचाई से गिरती है। भारत में छोटा नागपुर पठार पर सरण रेखा नदी पर स्थित ढूंढरू, ये देखो हुंडरू जलप्रपात। अब देखो ये आ गया क्वेश्चन, ये देखो 6ठी क्लास के एनसीईआरटी का कमाल है ये आ गया। देखो हुंडरू जलप्रपात, ये लो, इसी चैप्टर से 2 क्वेश्चन। आप बोलो, अरे ये एकदम लाइन टू लाइन। चौथा क्वेश्चन है, देखो ये रहा। भारत में छोटा नागपुर पठार पर सरुण रेखा नदी पर, देखो यहाँ पे देखो ऑप्शन क्या क्या दिया था, मतलब जलप्रपात, क्षेत्र पूछ रहा है और नदी पूछा है। तो देखो ये हुंडरा जो है छोटा नागपुर पे है, सही है। कौन सी नदी पर? सरुण रेखा नदी पर, एकदम सही बात। ठीक है, ये ऑप्शन सही है। तो यही देखो डायरेक्ट दिया हुआ है, सरुण रेखा नदी पर है। ठीक है, आगे जलप्रपात था कर्नाटक में जोग जलप्रपात, जो ठीक है, इस प्रकार के जलप्रपातों के उदाहरण है। लावा पठार में काली मिट्टी की प्रचुरता होती है, ये चीज़ याद रखना। ये यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था 2021 में, और उससे पहले भी पूछा है यही क्वेश्चन। जो उपजाऊ है एवं खेती के लिए काफ़ी अच्छी होती है। कई पठार में रमणीय स्थल होते हैं जो पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। देखो डायरेक्ट यही आंसर दिया था, 3 दिए थे, 3 में से एक ही सही था, और यही सही था जो एनसीईआरटी में दिया है। और जो ये धुआंधार जलप्रपात गैस पर सब पूछा है वो इसमें दिया ही नहीं है, जो दिया वो पूछा है। तो मैंने तो ट्रिक से सही किया था कि 3 में से एक सही होता है, सही हो गया। चलो मैदान, अब देखो इसी चैप्टर, इसलिए एनसीईआरटी भाई ज़्यादा इधर उधर पढ़ोगे उससे ज़्यादा अच्छा है यही पढ़ लो। इसलिए बता रहा हूँ ज्योग्राफी के लिए तो एनसीईआरटी के अलावा कुछ भी पढ़ने की मत सोचना, देयर इज़ नो रिक्वायरमेंट। मैदान समतल भूमि के बहुत बड़े भाग होते हैं। वे सामान्यतः माध्य समुद्री तल से 200 मीटर से अधिक ऊंचे नहीं होते। कुछ मैदान काफ़ी समतल होते हैं, कुछ उर्मिल तथा तरंगित हो सकते हैं। अधिकांश मैदान नदियों तथा उनकी सहायक नदियों के द्वारा बने हैं। नदियाँ पर्वतों के डालों पर नीचे की ओर बहती है तथा उन्हें अपरदित कर देती है। वे अपरदित पदार्थों को अपने साथ आगे की ओर ले जाती है। अपने साथ ढोए जाने वाले पदार्थ जैसे पत्थर, बालू, सिलेट को भी घाटे में निक्षेपित कर देती है। इन्हीं निक्षेप से मैदानों का निर्माण होता है। सामान्यतः मैदान बहुत अधिक उपजाऊ होते हैं। यहाँ परिवहन के साधनों का निर्माण करना आसान होता है, इसलिए मैदान विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले भाग होते हैं। नदियों के द्वारा बनाए गए कुछ बड़े मैदान एशिया तथा उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। एशिया में स्थित भारत में गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान तथा चीन में यांगत्से नदी, ये चीज़ याद रखना। मैदान इसके प्रमुख उदाहरण है, क्योंकि वो डायरेक्ट नदियाँ भी पूछा, 2020 में पूछा था डायरेक्ट। मैदान मनुष्य के रहने के लिए सबसे उपयोगी क्षेत्र होते हैं। यहाँ की जनसंख्या बहुत अधिक होती है क्योंकि मकानों के बनाने तथा खेती के लिए यहाँ समतल भूमि की प्रचुरता होती है। उपजाऊ मिट्टी के कारण यह भाग खेती के लिए काफ़ी उपयुक्त होता है। भारत में गंगा का मैदान देश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है। स्थल रूप एवं लोग, स्थल रूपों की विभिन्नता के अनुरूप ही मानव विभिन्न प्रकार से जीवन यापन करते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों का जीवन कठिन होता है। मैदानी क्षेत्रों का जीवन पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में सरल होता है। मैदानों में फसलें, तो मैदान मतलब प्लेन एरिया, उगाना, घर बनाना, सड़कें बनाना पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में अधिक आसान होता है। विभिन्न प्रकार के स्थल रूपों पर रहने वाले लोगों के रहन सहन के तरीकों में कुछ अंतर होता है। अब देखो ये रहा, रस्सी से बना पुल, अरुणाचल प्रदेश, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, पीटी में डायरेक्ट जाके देख लो। लिविंग रूट से बना हुआ क्वेश्चन 2017 या 16 का क्वेश्चन है, जाके देख लो, डायरेक्ट क्वेश्चन है। क्या आप उनमें से कुछ अंतरों को बता सकते हैं? कभी कभी प्राकृतिक आपदा जैसे भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार, तूफान या बाढ़ बहुत विनाश कर देते हैं। इन आकस्मिक घटनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करके हम इनमें आने वाले खतरों को कम कर सकते हैं।
हम कितने तरीकों से जल व स्थल को उपयोग में ला सकते हैं, इसका पता हम अपने आसपास के क्षेत्रों से लगा सकते हैं। प्राय हम स्थल का उपयोग गलत तरीके से करते हैं, जैसे उपजाऊ भूमि पर मकानों को निर्माण करना। इसी प्रकार हम लोग कूड़ा किसी भी भूमि पर या पानी में फेंक देते हैं, जो कि उन्हें गंदा कर देता है। हमें प्रकृति के इस महत्वपूर्ण वरदान का उपयोग इस प्रकार नहीं करना चाहिए। उपलब्ध भूमि केवल हमारे उपयोग के लिए ही नहीं है, ये हमारा कर्तव्य है कि हम आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए पृथ्वी सुरक्षित रखें। अब ये आंसर राइटिंग डायरेक्ट यूज होने वाली चीज़ें हैं, ये चीज़ याद रखना। स्वच्छ भारत मिशन क्या है? स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। मेंस के डायरेक्ट ऐसे कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। और स्वस्थ शरीर के लिए स्वच्छ पर्यावरण, विशेष रूप से साफ जल, वायु, स्वच्छ वातावरण प्राथमिक आवश्यकताएं हैं। इन सभी प्राथमिक आवश्यकताओं को सभी लोगों को सुलभ कराने हेतु भारत सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रम चलाया जा रहा है। ठीक है, अब इधर आगे बढ़ो। चलो आ जाओ, अब शुरू करो। चलो नगीना बताओ, प्रमुख स्थल रूप कौन कौन से हैं? स्थल से पर्वत, पठार, मैदान। पर्वत, पठार, मैदान। चलो, पर्वत और पठार में क्या अंतर है नगीना? सर पर्वत का जो नुकीला वो सिरा होता है वो नुकीला होता है, पठार का समतल होता है और ऊंचाई का भी दोनों में डिफरेंस रहता है। अच्छा ठीक है। पर्वतों के विभिन्न प्रकार कौन कौन से बताओ? कहाँ भाग गए? यही भी वलित पर्वत, गलसोत पर्वत और ज्वालामुखी पर्वत। ठीक है। मनुष्य के लिए पर्वत किस प्रकार उपयोगी है, सना बताइए। सर पानी का संग्रहण करते हैं वो जो, और किस लिए हो? कल आप लोग इस दोनों क्वेश्चन पे 250 शब्दों का आंसर लिख के आओगे। मनुष्य के लिए पर्वत किस प्रकार उपयोगी है, मैदानों का निर्माण किस प्रकार होता है। इसमें आगे रुको, मैं आज क्वेश्चन बनाए देता हूँ। ठीक है, सुनो। तो मनुष्य के लिए पर्वत पानी का भी रिसोर्स है। पर्यटन के लिए तो है ही, पानी का सोर्स है। और हमारा हिमालय पर्वत तो हमारी जो ठंडी हवाएं आती है उनको रोकने में हेल्प करता है, तो प्रोटेक्शन की रक्षा के काम में भी आता है। ठीक है, ठीक हो ना। सुनो, क्वेश्चन सुन लो, सब लोग क्वेश्चन लिख लो, कल ही लिख के लाओगे। ये देखो क्वेश्चन आधा है, इसको मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। मनुष्य के लिए पर्वत किस प्रकार उपयोगी? पहला क्वेश्चन मतलब ये है, इसका एक क्वेश्चन का पार्ट। दूसरा, इसके समक्ष उत्पन्न चुनौतियों का वर्णन करो। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन आपको एक कंप्लीट 250 वर्ड्स का लिख के लाना है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, मैदानों का निर्माण किस प्रकार होता है और नदी द्वारा निर्मित मैदान जनसंख्या वाले होते हैं, क्यों? ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन बन जाएगा। इस पर आपको 250 वर्ड का लिख के लाना है। ठीक है, तो ये चीज़ रखनी, 2 क्वेश्चन आपको कल लिख के लाने हैं। धीरे धीरे मेंस का ऐसे ही लिखना सीखोगे तुम लोग, नहीं तो ऐसे तो नहीं सीखोगे। तो ये दोनों क्वेश्चन कल करके आना सब लोग। चलो, अब कौन कौन, मैं फटाफट ऑब्जेक्ट क्वेश्चन पूछता हूँ। हाँ वैशाली, बहुत देर से सुन रही हो आप। चलो शुरू हो जाओ। वैशाली, पर्वत पठारों से भिन्न होते हैं, किस कारण से भिन्न होते हैं? हेलो, हाँ बताइए। पर्वत पठारों से भिन्न होते हैं, ढाल से, अभिमुखता से, ऊंचाई से। ऊंचाई से सर। नगीना, ये क्या सही जवाब दे रही है? समतल होते हैं पठार और पर्वत नुकीले होते हैं सर। ढाल भी है, ढाल सीधी होती है पर्वतों में और पठारों में ये जो ढाल है पर्वत समतल होते हैं सर। वैसे तो आंसर तो ऊंचा ही है, पर ढाल भी है कुछ। उठा के फेंक दूंगा, ढाल के कारण होता है। ऊंचाई तो देखा नहीं उसका कितना कितना था, ऊंचा ऊंचा, ऊंचाई से नहीं होता है। ढाल, पर्वत ढाल जो तीक्ष्ण होता है उसका ढाल, और ये समतल ऐसे होता है, मंद होता है इसका ढाल पठार का। तुम लोग उठा के फेंक दूंगा। चलो शिवानी बताइए सेकंड का आंसर। माउंटेन्स, ग्लेशियर, फाउंटेन। हिमानी, अरे ठीक है सुन लो, हिमानी कहाँ पाई जाती है बताइए शिवानी। माउंटेन्स, पहाड़ों पे।
ठीक है, मैदानों में नहीं पाए जाते, ठीक है, पठारों में नहीं पाए जाएंगे, क्योंकि याद रखना हिमानी मतलब बर्फ का क्षेत्र है, तो जितना ऊंचा पर्वत होगा वहां पे हिमानी क्षेत्र मिलेगा जहां बर्फ जमेगी। दक्कन पठार कहाँ स्थित है सपना? भारत। यांगत्से दक्षिण नदी में। कहाँ बहती है? ये सब बताएगी सना, और मैंने बोला भी था। चीन में। बच गई। इसको तो उठा के फेंक सकते हैं यहाँ से। यूरोप की एक महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला कौन सी है सना? नहीं नहीं, सॉरी 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 सर, बस। तो एंडीज वो कहाँ तो पे है? उधर है सर, कहाँ? साउथ उसमें, दक्षिण अमेरिका में। और रॉकीज कहाँ पे है? रॉकीज अफ्रीका में नहीं। हैं? याद नहीं है सर। नगीना रॉकीज कहाँ पे है? साउथ रॉकीज और एंडीज, नॉर्थ अमेरिका। वो सबसे बड़ी कौन सी है पर्वत एंडीज श्रृंखला? एंडीज। चलो आ जाओ। खालिस्तान, खालिस्तान को भरेगी पूजा। पूजा है ना यहाँ पे? कहाँ भाग गई? पूजा है ना? पूजा। और नूरी तुम बोलना सीखो, नहीं ऐसे काम नहीं चलेगा क्लास में बैठ के बंदर की तरह सर बैठे पढ़ने। एंडीज पर्वत तो साउथ में है ना, साउथ अमेरिका में। हाँ, कौन सी? हाँ एंडीज। हाँ ये एंडीज उसी इधर ही है। रॉकीज किधर है सपना? रॉकीज तो नॉर्थ अमेरिका में है ना। चलो ठीक है, फटाफट जवाब दो सपना इनका चारों का। समतल भूमि वाले विशेष क्षेत्र को क्या कहते हैं बताइए? तुम लोग क्लास में क्या करते रहते हो? ये इतने सर हम बताएं? हाँ बताओ वैशाली। मैदान से ना। चलो वैशाली बताएगी अगले क्वेश्चन। हिमालय में आल्प्स पर्वतों किसके पर्वतों के उदाहरण है? वैशाली बताइए। हिमालय बलित पर्वतों की। शाबाश। ठीक है, अगला बताओ ये क्षेत्र मैंने में। पढ़ा था। हाँ चलो इसका बताओ, क्षेत्र में खनिजों की प्रचुरता होती है कहाँ होती है? मैं तब से बोल रही हूँ, माइक बंद है। ठीक है, वैशाली बताइए इसका। क्षेत्र में खनिजों की, क्षेत्रों में कौन से क्षेत्र होते हैं सर? तो बताइए, वही तो पूछ रहे हैं। क्षेत्र में खनिजों की प्रचुरता होती है सर, मृदा में होती है सर। गलत। ठीक है सपना, सपना अब तुम्हारा टर्न और खत्म। सपना बताइए। अरे वो मैदानी क्षेत्र होते हैं ना, जो गलत, पहाड़ चुप के हो नीचे जाओ, चुप हो जाओ। नदी तराई गलत क्षेत्र। गलत गलत। ठीक है नगीना, सब उड़ोगे इस क्वेश्चन में मुझे पता है। पहाड़ी क्षेत्र में सर, पठार में, पहाड़ी क्षेत्र में तो। नगीना, नगीना को सुनो चुप। नगीना क्या बता कहाँ पे है? पठारी 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 बेटा छोटे। ठीक है नगीना बताओ, पर्वतों का एक क्रम है क्या है? पर्वत श्रृंखला। ठीक है, क्षेत्र कृषि के लिए सबसे अधिक उत्पादक क्षेत्र होते हैं कौन से क्षेत्र होते हैं? मैदानी क्षेत्र। हाँ इजी क्वेश्चनों में तुम लोग लटक जाओगे तो कैसे काम चलेगा। चलो ठीक है, हमारा देश भारत। अब भारत देश के बारे में पढ़ लो, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, याद रखना। एक क्वेश्चन है। क्या हो गया? क्या हुआ? कोई कुछ बोल रहा है? चुनौती वाले को पूछूंगी, बाद में पूछूंगी, बाद में। चलो ठीक है सुनो। हमारा देश भारत प्रायद्वीप स्थल का वह भाग है जो तीनों तरफ से जल से घिरा हुआ है, तो मैंने उस डायग्राम में भी दिखाया था। ठीक है, तो ये चीज़ इसलिए भारत को ना प्रायद्वीप भी बोला जाता है, क्योंकि भारत भी तीनों तरफ से जल से घिरा हुआ है। ठीक है, भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। उत्तर में यह हिमालय के ऊंचे शिखरों से घिरा है, पश्चिम में अरब सागर। ये इंट्रोडक्शन के लिए याद कर लो, यही इंट्रोडक्शन के लिए याद होना चाहिए। पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा दक्षिण में हिंद महासागर भारतीय प्रायद्वीप के तटों पर लहराते हैं। ये कहीं पे भी इंट्रोडक्शन में भारत वाला जैसा है, कुछ भी ज्योग्राफी में कुछ में भी, तो आप ये लिख सकते हो, याद रखना इंट्रोडक्शन में। भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार लगभग 3200 किलोमीटर है। पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक इसका विस्तार लगभग 2900 किलोमीटर। ये पता होना चाहिए, और ये यूपीएससी ने 2016-15 में क्वेश्चन पूछा था। भारत का सबसे ईस्ट वाला पार्ट और वेस्ट वाला पार्ट, तो ये देखो एनसीईआरटी डायरेक्ट क्वेश्चन बना हुआ। ऊंचे ऊंचे पर्वत, भारतीय महामरुस्थल, उत्तरी मैदान, आसमान, पठारी सतह, तटीय भाग एवं द्वीप समूह स्थल रूपों की विभिन्नता को दर्शाते हैं। यहाँ जलवायु, वनस्पति, वन्य जीवों के साथ साथ भाषा और संस्कृति में भी बहुत भिन्नता है।
इस भिन्नता में भी हम एकता को पाते हैं जो हमारी परंपराओं में दिखती है। यही कारण है कि हम एक राष्ट्र में बंधे हैं। वर्ष 2011 से अब तक भारत की आबादी 120 करोड़ से अधिक हो चुकी है। ये चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। यहाँ से ये लाइन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम एक क्यों बंधे हुए हैं, क्या है, ठीक है। अब ये देखो, बड़े देश जिनका विस्तार पूर्व से पश्चिम की ओर बहुत अधिक होता है, वहाँ पर पूरे देश का मानक समय एक नहीं होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में 7 एवं कनाडा में 6 मानक समय। रूस में कितना है, किसी को पता है? सर 12 बताए। 11। है, कल चैप्टर में किए थे। अब आ जाओ इधर। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। पहली बात ये चीज़ याद रखना, कर्क रेखा यहाँ से गुजरती है 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर। 23.5। देश के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। देश दक्षिण से उत्तर और भारत की मुख्य भूमि का विस्तार, याद रखना ये चीज़, ठीक है। मतलब ये ऐसे बता रहा है, ठीक है। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांशों के बीच है। पश्चिम से लेकर पूर्व तक भारत का विस्तार 68.7 पूर्व उधर पूर्व में आएगा ना भारत। पश्चिम से लेकर पूर्व तक भारत का विस्तार पूर्व तथा 97 डिग्री, क्योंकि मैं कल बताया भी था क्यों भारत पूर्व में आता है। ये भारत इधर आता है, नॉर्थ ईस्ट में आता है, ये सब पूर्वी लिखा हुआ है। अरे याद रखना है, क्वेश्चन आएंगे इस चैप्टर में। देशांतर के बीच है। अगर हम विश्व के पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध में बांटते हैं तो भारत की स्थिति किस गोलार्ध में होगी? बताइए सना, किस गोलार्ध में होगी भारत की? क्या सर? हाँ, अगर हम विश्व को पूर्वी एवं पश्चिमी गोलार्ध में बांटें तो भारत की स्थिति किस गोलार्ध में होगी? सर उत्तर पूर्व में। ठीक है, तो ये पूर्व आएगा, दोनों में से पूछ रहा है। बहुत बड़े देशांतर विस्तार लगभग 29 डिग्री के कारण यहाँ के दो छोर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में बहुत अधिक अंतर हो सकता है। इस तरह की दूरी को स्थित दो स्थानों के बीच के समय का अंतर लगभग 2 घंटे का होगा। जैसे कि हम पहले ही पढ़ा है कि प्रत्येक एक डिग्री देशांतर के लिए स्थानीय समय में 4 मिनट का अंतर होता है। ये चीज़ याद रखना। पश्चिम में गुजरात की अपेक्षा पूर्व के अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय लगभग 2 घंटे पहले ही होता है। यही क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था। आप पहले पढ़ चुके हैं कि 82 डिग्री 30 मिनट पूरी देशांतर के स्थानीय समय को भारत का मानक समय क्यों माना गया है। इसी यामात्र को भारत का मानक यामात्र भी कहा जाता है। तो अपन पहले चैप्टर में पढ़े थे ये चीज़ें। 7 देशों की स्थलीय सीमा इसके सीमा से जुड़ी है, याद रखना। चलो मैं जिससे पूछूंगा वही जवाब देगा। सना बताओ, भारत के 7 जिनकी स्थलीय सीमा भारत से जुड़ती है उनके नाम बताओ फटाफट। सर बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, चाइना, पाकिस्तान, श्रीलंका की स्थलीय सीमा जुड़ी है? नहीं सर, रखेगी। तो ये तो 7 बता रहा, तुम तो 5 ही बताई। चलो ठीक है, मैं जैसे पूछ रहा हूँ। नेपाल भूटान भी तो है। तो तुमने बता तो दिया सर। चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, पाकिस्तान और एक कौन सा रह गया सर? एक किसी को याद आया? कौन रह गया? हाँ, अफगानिस्तान। ये देखो, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, ये चीज़ याद रखना। इधर अरब सागर, इधर बंगाल खाड़ी, श्रीलंका, ये लक्षद्वीप भारत का, या मालदीव है, अंडमान निकोबार है, ये पता होना चाहिए। ये हिंद महासागर है। अब देखो भारत का राजनीतिक। अब देखो यहाँ से यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था 2018 में। अब मैं बताता हूँ कैसे पूछा था, याद रखना है। इधर देखो, पहला क्वेश्चन तो कर्क रेखा वाला क्वेश्चन पूछा। चलो मैं जिसे पूछूंगा वही जवाब देगा, ठीक है। वैशाली बताइए, कर्क रेखा जिन राज्यों से गुजरती है उनके नाम बताओ फटाफट से। ये कर्क रेखा आपने तो हटा ही दो। तो तुम्हें और क्या, तुम उनसे देख के बताओगे? सर कर्क रेखा ना गुजरात से गुजरती है। पहले तो बताओ कितने राज्यों से गुजरती है? 7 राज्यों से। गलत। फिर तो सपना तुम बताओ। सपना तो फिर 12 होंगे। गलत। अब तुम, जब मैं बोल दिया तुम अब चुप हो जाओ। 15 होंगे। अब तुम 30 बोल, अब चुप रहा, ठीक है। सपना कहाँ भाग गई? पढ़ा तो था सर हमने ये कहीं। अरे कोई बात नहीं, ठीक है, अब सुन लो। चलो ठीक है, शिवानी तुम बताओ फटाफट से। शिवानी सर 8 राज्यों से, मतलब 8 स्टेट से। बताओ फटाफट नाम। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, फिर है त्रिपुरा और एक लास्ट वो है मिजोरम। ठीक है, इधर आ जाओ। देखो गुजरात यार है ना, गांधीनगर जस्ट इसके पास से, भोपाल के भी पास से गुजरती है,
ठीक है। राजस्थान यहाँ से गुजर रही है, तो 1 2 3 हो गए, ठीक है। छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, ठीक है, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया, ठीक है। पहली बात तो ये पता होनी चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन पूछा है यूपीएससी ने डायरेक्टली, ठीक है। टेस्ट सीरीज दोगे तो उसमें पूछता ही है वो। अब मैं बता दूं, देखो कैसे क्या हो गया। हाँ, ट्रिक का छोड़ो, कॉमन सेंस वाली बात है, याद होनी चाहिए, ठीक है। सुनो, अब इधर ध्यान से सुनना है इसको। यूपीएससी ने क्या क्वेश्चन पूछा हो। एक तो यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, जैसे राजस्थान का ये नॉर्थ वाला पार्ट है, ये क्या अरुणाचल प्रदेश को काटता है, ठीक है। ये वाला तो नहीं काटेगा, पर यहाँ वाला एरिया है, ऐसे क्रॉस करेगा। एक बार 2-3 बार यूपीएससी ने मैप पे क्वेश्चन पूछा है। 2018 में पूछा था कि दिल्ली से अगर आप सीधा एक लाइन खींचोगे, ड्रॉ करोगे, तो कहाँ कहाँ जाके मिलती है। तो बेंगलोर में सीधा जाके मिलती है, भोपाल में मिलती है, ये चीज़ याद रखना। यूपीएससी ने भोपाल ऑप्शन नहीं दिया था, बेंगलोर ऑप्शन दिया था, हैदराबाद ऑप्शन दिया था, और इधर पुणे ऑप्शन दिया था, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, यूपीएससी अरे नागपुर ऐसे दिया था। तो यूपीएससी इस टाइप से मैप के क्वेश्चन पूछती है, तो मैप को अच्छे से रोज ऑब्जर्व किया करो। मैप ऑब्जर्व करे ताकि लिख के याद ही कर लें, ऑब्जर्व करो, डेली देख लिया करो। इंडिया जैसे आपकी बात देखो, वो यूएसए और उसका क्वेश्चन आया था कनाडा का। अब ये क्वेश्चन को रटना पढ़ना इससे नहीं होगा। डेली बस 5 मिनट इंडिया के मैप के आगे खड़े हो जाओ, डेली 5 मिनट वर्ल्ड के मैप के आगे। उसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है ज़्यादा, ओनली ऑब्जर्व करना सीखो। अब ये चीज़ें रटी नहीं जा सकती, बच्चे नहीं हो तुम लोग, तो ओनली ऑब्जर्व करना सीखो, उससे क्वेश्चन बन जाता है, ये चीज़ याद रखना। चलो आ जाओ। इनमें से कौन कौन से देश है जिनकी सीमाएं समुद्र से नहीं जुड़ी है, ठीक है। इसका आंसर है कि नगीना बताओ। जो भारत के जो 7 पड़ोसी देश है ना, उनके कौन से ऐसे देश है जिनकी सीमाएं समुद्र से नहीं जुड़ी हुई है, बताइए नगीना। पड़ोसी में तो अफगानिस्तान है और चीन है, बस नेपाल है, भूटान है, और उसके अलावा कोई नहीं है। बांग्लादेश और श्रीलंका के अलावा तो सभी है। देखो हाँ कैसे है, ओनली देखो अफगानिस्तान लैंडलॉक कंट्री है, चाइना भी समुद्र से कहीं नहीं जुड़ता है, भूटान भी कहीं नहीं जुड़ता है, नेपाल भी कहीं नहीं। नहीं चाइना जुड़ रहा है ना उधर पैसिफिक ओशन में, ठीक है। तो चाइना नहीं है। कौन कौन हो गया याद रखना, लैंडलॉक कंट्री, यूपीएससी क्वेश्चन पूछा हुआ भी। तो भूटान हो गया, नेपाल हो गया है, ठीक है, और अफगानिस्तान। 3 ही देश है जो समुद्र से सीमा नहीं मिलती है, ठीक है। दक्षिण में समुद्र में स्थित 2 द्वीप श्रीलंका तथा मालदीव हमारे पड़ोसी है। पाक जल संधि द्वारा भारत को श्रीलंका से अलग करती है। तो ये क्वेश्चन मैंने कल भी बताया था आप लोगों को। अब बताओ, राजनीतिक प्रशासनिक विभाजन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये मैप 2023 का क्वेश्चन डायरेक्ट यहीं से ही आया था, लगातार 3-4 क्वेश्चन, ठीक है। और आपके बाद 2024 वाला गंगा नदी वाला क्वेश्चन भी मैं बता दूंगा, इसी से ही है। भारत एक विशाल देश है, प्रशासनिक क्रियाकलापों के लिए देश के 29 राज्य, 7 केंद्र शासित प्रदेश। मैं जिससे पूछूंगा वही जवाब देगा। वैशाली, ये बात सही है या गलत? क्या सर? 29 राज्य, 7 केंद्र शासित प्रदेश भारत में, ये सही है गलत? 29 राज्य केंद्र शासित प्रदेश। अब क्या सर? इसमें लुढ़कोगे सब लोग। ये स्टेटमेंट सही है या गलत, ये बताओ। अभी प्रेजेंट सेंस के अनुसार, प्रेजेंट टाइम के अनुसार बताओ, ये सही है या गलत? चलो वैसे तुम्हारा टर्न आउट। सना बताइए। सर 28 राज्य और 8 वो है। हाँ याद रखना ये चीज़, 28 राज्य होंगे क्योंकि जम्मू कश्मीर को हटा दिया गया है, ठीक है, पहली बात। 7 केंद्र शासित प्रदेश से, सुनो इधर, 7 केंद्र शासित प्रदेश थे पहले। बाद में क्या हुआ, लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, जम्मू कश्मीर को बना दिया गया, तो 9 हो गए थे। परंतु बाद में क्या किया गया, दादर और नागर हवेली को और दमन एंड दीव को एक ही बना दिया गया, इसीलिए 8 हो गया है। तो ये चीज़ पता होनी चाहिए, तुम लोगों को यही नहीं पता है। चलो अब आ जाओ इसमें, इस मैप में बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ जैसे आपके क्वेश्चन आया था, ठीक है। अब मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखना क्या क्या इसमें। पहले थे पर्वतीय प्रदेश, कौन कौन से, पठारी प्रदेश और मैदानी प्रदेश, ये सारी चीज़ होगी। लक्षद्वीप भारत का हो गया, अंडमान निकोबार हो गया। इधर देखो, अब आ जाओ, देखो ये सब है जो हिमालय के पार्ट है, ठीक है, हिमालय वाला ये पार्ट है, ठीक है। ये शिवालिक हिमालय है, ठीक है, ये वाला शिवालिक श्रेणी है, ये नीचे वाला।
ये देखो ब्रह्मपुत्र नदी है, इधर से होके गुजरती है, ठीक है। ये देखो झेलम, ये देखो 2021 का क्वेश्चन, झेलम, चेनाब और रावी किस नदी में जाके मिल रही है? सतलज में। यही क्वेश्चन पूछा था 2021 में। फिर सतलज नदी जाके सिंधु नदी में जाके मिलती है, तो ये क्वेश्चन पूछा था 2021 में। अब की बार पूछा गंगा नदियों की सहायक नदियाँ, ठीक है। तो जैसे यमुना गंगा की सहायक नदी है, याद रखना यमुना की सहायक नदी है चंबल नदी, ठीक है। और ये है प्रयागराज, जहाँ पे जाके ये रहा, यहाँ पे देखो ये है पटना का क्षेत्र है, जहाँ पे ये और नदी है जाके मिलती है, ठीक है। तो यूपीएससी ने ये क्वेश्चन पूछा है। अब देखो ये 2023 का क्वेश्चन, सतपुड़ा श्रेणी, विंध्य श्रेणी, ठीक है, और इधर इसके बीच में। और नर्मदा नदी किसके बीच में बहती है? विंध्य श्रेणी और सतपुड़ा श्रेणी के बीच में। और ताप्ती नदी बहती है सतपुड़ा श्रेणी और इधर इसके बीच में। महानदी देखो ये यूपीएससी क्वेश्चन पूछा हुआ, छत्तीसगढ़ से लेकर उड़ीसा से निकलती है। गोदावरी नदी का भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ। यूपीएससी ने 2021 में क्वेश्चन पूछा था पश्चिमी पूर्वी घाट से निकलने वाली नदियाँ। तो ये देखो पूर्वी घाट यहाँ से शुरू होता है, ठीक है। तो गोदावरी नदी होगी, महानदी हो गई, ठीक है, कृष्णा नदी हो गई, ये पूर्वी घाट से निकलती है, ठीक है। पश्चिमी घाट यूपीएससी ने पूछा था कहाँ से लेके कहाँ तक विस्तारित है पश्चिमी घाट, ठीक है। अन्नामलाई श्रेणी के बारे में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, नीलगिरी के बारे में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो मैं फिर बता रहा हूँ, इंडिया का फिजिकल मैप डेली देखा करो, क्वेश्चन बन जाएंगे देखने से ही ओनली। कच्छ की खाड़ी कहाँ पे है ये पता होनी चाहिए। अब आ जाओ इधर। दिल्ली भारत की राजधानी है। राज्यों का निर्माण मुख्यतः भाषाओं के आधार पर हुआ है। क्षेत्रफल दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान तथा सबसे छोटा राज्य गोवा है। राज्यों को जिलों में बांटा गया है। अब ये याद रखना, जलोढ़ निक्षेप क्या होते हैं? ये नदियों के द्वारा लाई गई बहुत महीन मिट्टी होती है तथा नदी बेसिन में निक्षेपित कर दी जाती है। सहायक नदी एक नदी या सरिता जो कि मुख्य नदी से किसी भी तरह से आकर मिलती है तथा अपने जल का मुख्य नदी में विसर्जित करती है। अब आ जाओ भौतिक विभाजन। रुक जाओ, पहले गंगा का। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियाँ विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती है, जिसे सुंदरबन डेल्टा कहा जाता है। इस डेल्टा की आकृति त्रिभुजाकार है। डेल्टा स्थल का वह भाग है जो नदी के मुहाने पर बनता है। जहाँ नदियाँ समुद्र में प्रवेश करती है उस जगह को नदी का मुहाना कहा जाता है। ठीक है, तो ये नदी को याद करने का नाम बता रहा है। अब देखो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं फिर बता रहा हूँ, फिजिकल मैप हमेशा आते हैं क्वेश्चन, ये चीज़ याद रख लेना हमेशा। भौतिक विभाजन। भारत में पाई जाने वाली भौतिक आकृतियाँ विभिन्न प्रकार की है, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, तट तथा द्वीप समूह। उत्तर में बर्फ से ढका हुआ हिमालय संतरी का कार्य करता है। संतरी मतलब पहरी का, ठीक है। हिम प्लस आल्य का मतलब बर्फ का घर। हिमालय पर्वत की 3 मुख्य समांतर श्रृंखलाओं में बांटा जाता है। सबसे उत्तर में स्थित श्रृंखला को वृहत हिमालय या हिमाद्री कहते हैं, याद रखना ये चीज़। इसी श्रृंखला में विश्व सबसे ऊंची शिखर मध्य हिमालय या हिमालय हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। तो ये सबसे ऊंची शिखर मतलब माउंट एवरेस्ट कहाँ पे है? हिमाद्री में, याद रखना वो। बहुत से लोकप्रिय पहाड़ी स्थान यहाँ पे स्थित है। 5 पहाड़ी स्थानों के नाम को पता लगाइए। शिवालिक सबसे दक्षिण में स्थित श्रृंखला है। हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान स्थित है। यह मैदान समतल तथा सपाट है। ये मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा इनके सहायक नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेप से बने। नदियों के ये मैदान कृषि के लिए उपजाऊ भूमि प्रदान करते हैं। यही कारण है कि इन मैदानों में जनसंख्या अधिक है। भारत के पश्चिमी भाग में भारतीय महामरुस्थल स्थित है। यह शुष्क, गर्म तथा रेतीला स्थल है। यहाँ वनस्पति की मात्रा बहुत कम है। उत्तरी मैदानों के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार स्थित है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। इसका धरातल काफ़ी ऊंचा नीचा है। इस क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ियाँ श्रृंखला तथा घाटें स्थित है। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला स्थित है, जो विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है। पुरानी, यही चीज़ याद रखना। विंध्य सतपुड़ा भी महत्वपूर्ण श्रृंखलाएँ हैं। यूपीएससी 2023 में क्वेश्चन पूछा था। इन श्रृंखलाओं से होकर नर्मदा तथा ताप्ती नदियाँ बहती है। 2015-16 में पहले क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियाँ जो अरब सागर में मिलती है। यही क्वेश्चन पूछा था कि पश्चिम की तरफ कौन सी नदियाँ बहती है, तो नर्मदा, ताप्ती। ये चीज़ याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। इस पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट या सह्याद्री तथा, याद रखना ये 2023 का क्वेश्चन है। पश्चिम घाट को उसने सह्याद्री बोल दिया था तो लोगों को समझ में नहीं आया था क्वेश्चन। 2023 का क्वेश्चन जाके देखना। तथा पूर्व में पूर्वी घाट स्थित है। पश्चिमी घाट का विस्तार एक समान रूप में है, जबकि पूर्वी घाट बीच बीच में टूटा हुआ असमान है। इन पठारों में खनिज जैसे कोयला एवं लोहे अयस्क की प्रचुरता, ये चीज़ याद रखना। पश्चिमी घाट के पश्चिम में तथा पूर्वी घाट के पूर्वी में तटीय मैदान स्थित है। पश्चिमी तटीय मैदान काफ़ी संकरे हैं, ये चीज़ याद रखना। पूर्वी तटीय मैदान अपेक्षाकृत चौड़े हैं। वहाँ पूर्व की ओर बहने वाली कई नदी है। महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये नदियाँ अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती है। बंगाल की खाड़ी में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी के मुहाने सुंदरबन डेल्टा
स्थित है। अब देखो परवाल द्वीप, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है इसके बारे में 2018 में। परवाल छोटे समुद्री जंतुओं के कंकाल है जिसे पॉलिप कहा जाता है। जब जीवित पॉलिप मरते हैं तब उनका कंकाल बच जाता है। अन्य पॉलिप की वृद्धि इन ठोस कंकालों के ऊपर होती है जो बढ़ते बढ़ते काफ़ी ऊंचे होते जाते हैं तथा इसके परवाल द्वीपों का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ये परवाल द्वीप बना हुआ है। ठीक है, तो ये तो ऐसे बच्चों का वो है सुनामी को लेके। ठीक है, ये चित्र बनाया और सुनामी जब कैसे आती है उसके बारे में। अब आ जाओ। भारत में 2 द्वीप समूह है। लक्षद्वीप द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। ये केरल के तट से कुछ दूर स्थित प्रवाल द्वीप है, ये चीज़ याद रखना। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह भारत से दक्षिण पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। क्या आप जानते हैं कौन सा द्वीप समूह वर्ष 2004 में सुनामी से प्रभावित हुआ था? यही यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था 2018 में। तो याद रखना, अंडमान निकोबार में आई थी। समाचार पत्र तथा लोगों से बातचीत के जरिए जानकारी प्राप्त कीजिए कि जब सुनामी भारतीय तट से टकराती तो किस प्रकार लोगों ने अलग अलग तरीके से इस का सामना किया। सुनामी की मिसाल था सागरीय तरंग है जो समुद्र तल पर भूकंप के कारण उत्पन्न होती है। ये यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलो आ जाओ। ठीक है, तो मेन से क्वेश्चन यहाँ से आपको करना है। भारत को कितने भौतिक भागों में विभाजित किया जा सकता है उनके नाम लिखिए। ठीक है, ये तो अपने कर ही लिया था। ये क्वेश्चन आपको मेंस का लिख के लाना है, थोड़ा डिटेल में ऐसे नहीं 250 वर्ड्स ऐसे नहीं लिख के लिया, ये 250 वर्ड्स में करके लाना आपको। ठीक है, इस तरह से मैं साथ जुड़ी हुई, ये तो बता ही दिए थे। भारत की कौन सी 2 प्रमुख नदियाँ अरब सागर में गिरती है? सना बताइए, कौन सी 2 नदियाँ गिरती है? नर्मदा और तापी। गंगा पर्वत के द्वारा बनाए गए डेल्टा का नाम बताइए। सुंदरबन। भारत में कितने राज्य तथा कितने केंद्र शासित प्रदेश, किन्हीं 2 राज्य की राजधानी एक ही है? बताइए। नगीना बताइए, रुक जाओ, नगीना बताओ इसका। नगीना, हाँ सर। भारत में कितने राज्य कौन सा क्वेश्चन है? भारत में कितने राज्य तक केंद्र शासित प्रदेश है, किन्हीं 2 राज्यों की राजधानी के एक ही है? 8 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश है और हरियाणा और पंजाब है, उसकी उन दोनों की एक ही राजधानी है चंडीगढ़। हाँ, उत्तरी मैदान में अधिक जनसंख्या निवास करती है, क्यों? उपजाऊ भूमि के कारण, लक्षद्वीप को प्रवाल द्वीप क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो प्रवाल से बना है। चलो, अब इसका जवाब मैं जिससे पूछूंगा वो देखें कौन बचे हैं यहाँ पे। चलो वैशाली, रेडी हो जाओ। हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है? वैशाली बताइए, बताइए। हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है? सर ऑब्जेक्ट तो क्यों, ये तो पता होना चाहिए ऐसे ही। दक्षिणी भाग को, हाँ। हिमालय के दक्षिण भाग को सर साउथ कहा जाता है। दक्षिण भारत। सपना, सपना सर है यहाँ ऑब्जेक्ट पे, तो बताओ, सपना आपको सपना पता है? सपना यहाँ पे है। अब तुम्हारा टर्न खत्म हो गया, तुम। नहीं नहीं, सपना नहीं है। पूजा, पूजा बताइए, हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है? पूजा। सर हिमालय कहा जाता है। शिवालिक आएगा आंसर, कहाँ सो रही हो तुम पूजा? हाँ जी, तो कह सर ऑब्जेक्ट बता तो समझ में आता है थोड़ा सा। चलो ठीक है, वैशाली इसके बताए सह्याद्री वन्य किस नाम से जाना जाता है? अबे ये इसको जाना जाता है पश्चिमी घाट। ठीक है, पाक जल संधि किन अभी देशों आपने के बीच- बताया था। पाक जल संधि किन देशों के बीच पाक स्थित है? जल संधि भारत और श्रीलंका। ठीक है, अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीप कौन सा है? बताइए फटाफट से। अरब सागर में अंडमान नहीं 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 नहीं, नहीं लक्षद्वीप द्वीप समूह। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? हिमालय। उठा के फेंक दूंगा तुम्हें। अरावली। अरावली। चलो ठीक है, सना बताओ, भारत का क्षेत्रफल लगभग कितना है? 32.8। लाख वर्ग किलोमीटर। महान हिमालय को किस नाम से जाना जाता है? वृहद हिमालय, महान हिमालय वही है ना शायद। पक्का? द ग्रेट। क्या क्या सही बोल रही है ये? बताइए नगीना, ये सही बता रही है? वृहद हिमालय। ग्रेट हिमाद्री वो भी है, ग्रेट हिमालय हिमाद्री। ग्रेट हिमाद्री, हिमाद्री बोला जाता है। महान हिमालय को क्या बोला जाता है? हिमाद्री। हाँ, ग्रेट ट्रांसफर शिवानी, ऐसी कुछ बोला जाता है। तुम हाँ सर, हिमाद्री बोला जाता है। इधर देख लो। ग्रेट हिमालय हो जाएगा ना, इंग्लिश में नहीं पूछ रहा है वो।
सबसे उत्तरी स्थित श्रृंखला को वृहत हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। ठीक है, महान हिमालय को पूछा है तो वो तो गलत है, वृहत कौन बता रहा है। देखो महान हिमालय किसको बोला जाता है? सर विराट का ही महान दिया है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है। विराट हिमालय का मतलब ये तो महान ही आएगा सर, अगर इसका वो देखें तो फिर हिमाद्री आएगा। सर इंग्लिश में ग्रेट हिमालयाज लिखा हुआ है ना, हाँ तो सही है ना। अच्छा, वो उसके हिंदी अनुवाद सही गलत किया है इन्होंने। चलो ठीक है ना। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य सना, राजस्थान। नर्मदा नदी कौन से सागर में गिरती है? अरब सागर में। भारत के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरने वाली अक्षांश रेखा कौन सी है? वो कर्क रेखा। चलो ठीक है, अब आ जाओ इधर, लास्ट चैप्टर है ये वेजिटेशन, ये इन्वायरमेंट का चैप्टर बनता है, ये चीज़ याद रखना। ठीक है, जलवायु वनस्पति तथा वन्य प्राणी। अब देखो यहाँ से भी क्वेश्चन आएगा, ध्यान से देखना। आप मौसम के बारे में प्रतिदिन समाचार पत्रों में पढ़ते हैं तथा टेलीविजन पर देखते हैं अथवा दूसरों के संबंध में बातें करते हुए सुनते भी हैं। आप जानते हैं कि मौसम वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है। याद रखना, मौसम जो होता है पर डे का चेंजेस होता है, जलवायु परिवर्तन सालों में होता है। इसमें तापमान, वर्षा तथा सूर्य के विकिरण इत्यादि शामिल है। उदाहरण के लिए मौसम कभी गर्म या कभी ठंडा होता है, कभी कभी आसमान में बादल छा जाते हैं तो कभी वर्षा होती है। आपने ध्यान दिया होगा कि जब बहुत दिनों तक मौसम गर्म रहता है तब आपको उन्हीं वस्तुओं की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आप खाने पीने में ठंडे पदार्थों को पसंद करते हैं। इसके विपरीत ऐसे भी दिन होते हैं जब आपको उन्हीं वस्तुओं के बिना ठंड लगती है। ठंडी और तेज़ हवाएं चलती हैं, इन दिनों में आप गर्म चीज़ें खाना पसंद करते हैं। सामान्यतः भारत में प्रमुख मौसम होते हैं, ये चीज़ याद रखना। दिसंबर से फरवरी तक ठंडा मौसम सर्दी, मार्च से मई तक गर्म मौसम गर्मी, जून से सितंबर तक दक्षिण पश्चिम मानसून का मौसम वर्षा। याद रखना, क्वेश्चन पूछा हुआ। अक्टूबर नवंबर में मानसून के लौटने का समय शरद, इसलिए देखो अभी शरद पूर्णिमा आई थी। शीत ऋतु, ठंडे मौसम में सूर्य की सीधे किरणें नहीं पड़ती है, जिसके परिणाम स्वरूप उत्तर भारत का तापमान कम हो जाता है। ये कारण पता होना चाहिए। ग्रीष्म ऋतु क्यों पड़ती है? गर्मी के मौसम में सूर्य किरणें अधिकतर सीधी पड़ती है, तापमान बहुत अधिक हो जाता है दिन के समय एवं शुष्क पवन बहती है जिसे लू कहा जाता है। ठीक है, कोई मतलब नहीं है। ये पता होना चाहिए वर्षा को बस क्या बोलते हैं, छोड़ो, कोई मतलब नहीं। चलो आ जाओ। दक्षिण पश्चिम मानसून या वर्षा का मौसम, यह मानसून के आने तथा आगे बढ़ने का मौसम है। इस समय पवन बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से स्थल की ओर बहती है। वे अपने साथ नमी भी लाती है। जब ये पवनें पहाड़ों से टकराती है तब वर्षा होती है, ये पता होना चाहिए, याद रखना। मानसून लौटने के मौसम में शरद ऋतु, जैसे अभी तो मानसून का जब लौटता है तो तमिलनाडु इधर बारिश होती है, चीज़ याद रखना। इस समय पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। यह मानसून के लौटने का मौसम होता है। भारत के दक्षिणी भागों विशेषकर तमिलनाडु तक आंध्र प्रदेश में इस मौसम में वर्षा होती है। किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा को जलवायु कहते हैं, ये चीज़ पता होनी चाहिए। भारत की जलवायु को मोटे तौर पर मानसूनी जलवायु कहा जाता है, ये चीज़ याद रखना। मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसम से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है मौसम। भारत की स्थिति उष्ण कटिबंध में होने के कारण अधिकतर वर्षा मानसूनी पवन से होती है। भारत में कृषि वर्षा पर निर्भर है। अच्छी मानसून का मतलब पर्याप्त वर्षा तथा प्रचुर मात्रा में फसलों का उत्पादन। किसी स्थान की जलवायु स्थिति, ये क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा हुआ है। स्थिति ऊंचाई और समुद्र से दूरी तथा ऊंचाई पर निर्भर करती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछा हुआ क्वेश्चन है। स्थिति, उसकी लोकेशन क्या है, हाइट क्या है, समुद्र से दूरी क्या है और ऊंचाई क्या है। इसलिए में भारत की जलवायु में क्षेत्रीय विभिन्नता का अनुभव होता है। राजस्थान के मरुस्थल में स्थित जैसलमेर तथा बीकानेर बहुत गर्म स्थान है, जबकि जम्मू तथा कश्मीर के द्रास में कारगिल में बर्फीली ठंड पड़ती है। तटीय शहर जैसे मुंबई तथा कोलकाता की जलवायु मध्यम है। वे नहीं अधिक गर्म है, नहीं अधिक ठंडे। समुद्र तट पर होने के कारण ये स्थान बहुत अधिक आर्द्र है। विश्व में सबसे अधिक वर्षा मेघालय में स्थित मौसिनराम में होती है, जबकि किसी किसी वर्ष राजस्थान के जैसलमेर में वर्षा होती ही नहीं है। ठीक है, देखो ये वेजिटेशन है। अभी देखो ये वेजिटेशन इंपॉर्टेंट है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, याद रखना, यूपीएससी ने 3-4 बार क्वेश्चन पूछ चुका है इसके बारे में। देखो यहाँ पे देखो कितनी डेंसिटी है, नीचे कुछ दिखाई भी नहीं देता है। अब देखो ध्यान से देखना, ये भूमि परत है 1 से 5 मीटर। ये जो भी झाड़ी वाली परत होती है उनकी इतनी हाइट होती है, तरुण वर्ष यहाँ तक पहुँच पाते हैं। वितान और ये उद्गामी परत हो गए। ठीक है, चलो वेजिटेशन। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है। हम अपने चारों तरफ विभिन्न प्रकार
का पादा जीवन देखते हैं। हरे घास वाले मैदान में खेलना कितना अच्छा लगता है। कुछ पौधे छोटे होते थे जिन्हें झाड़ी कहा जाता है, जैसे कैक्टस तथा फूल वाले पौधे इत्यादि। ये चीज़ याद रखना, कैक्टस एक झाड़ी है। इसके अतिरिक्त बहुत से लंबे वृक्ष होते हैं, उनमें से कुछ में बहुत शाखाएं तथा पत्तियां होती है, जैसे नीम, आम, तथा कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं जिनमें पत्तियों की मात्रा बहुत कम होती है, जैसे नारियल। घास, झाड़ी तथा पौधे जो बिना मनुष्य की सहायता के उपजते हैं उन्हें प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है। क्या आप कभी यह नहीं सोचते कि ये एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है? अलग अलग जलवायु में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती है। इनमें वर्षा की मात्रा सबसे महत्वपूर्ण होती है। जलवायु की विभिन्नता के कारण भारत में अलग अलग तरह की वनस्पतियाँ पाई जाती है। हमें वनों की आवश्यकता क्यों है? वन हमारे लिए बहुत लाभदायक है। ये विभिन्न कार्य करते हैं। पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं जिनसे हम सांस के रूप में लेते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। पेड़ पौधों की जड़ें मिट्टी को बांध कर रखती है तथा इस प्रकार की मिट्टी का अपरदन को रोकती है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है यूपीएससी ने। ठीक है, इधर जाओ। वनों से हमें ईंधन, लकड़ी, चारा, जड़ी बूटियाँ, लाख, शहद, गोंद इत्यादि प्राप्त होते हैं। वन वन्य जीवों के प्राकृतिक निवास है। पेड़ों के अंधाधुंध कटाई के कारण भारी मात्रा में प्राकृतिक वनस्पतियाँ समाप्त हो गई है। हमें अधिक पौधे लगाने चाहिए। जो पेड़ बचे उनकी रक्षा करनी चाहिए। हम लोगों को पेड़ों के महत्व के बारे में बताना चाहिए। हम लोग कुछ खास आयोजन जैसे वन महोत्सव मनाकर अधिक से अधिक लोगों को इस प्रयास में शामिल कर सकते हैं, पृथ्वी को हरा भरा रख सकते हैं। ये मेंस के आंसर राइटिंग यूज कर सकते हो डायरेक्ट। अभी तो कितना अच्छा दिया हुआ है यहाँ से। पेड़ों का क्या फ़ायदा है? इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वनों का उपयोग मिट्टी को बांध के रखता है, इससे मिट्टी का इरोजन नहीं होता है। ठीक है, फर्नीचर बना सकते हैं उनकी लकड़ी से, खेल का सामान, ईंधन बनाया जा सकता है, चारा, आश्रय स्थल, दवाइयाँ बनती है, ऑक्सीजन देता है, शहद मिल जाता है, फल, गोंद, लाख मिल जाती है। वन्य जीव प्राकृतिक निवास से इमारती लकड़ी और रबड़ भी इससे मिल जाता है। वन्य प्राणी, वन विभिन्न प्रकार के वन्य जीवों का निवास होता है। वनों में जंतुओं की हजारों प्रजातियां तथा बड़ी संख्या में विभिन्न प्रकार के सरीसृपों, उभयचरों, पक्षियों, स्तनधारियों, कीटों तथा कृमियों का निवास होता है। इसलिए यूपीएससी ने 3-4 बार क्वेश्चन पूछ चुकी है। बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है। यह देश के विभिन्न भागों में पाया जाता है। अब देखो ये 2019 का क्वेश्चन, गुजरात के गिर वन में एशियाई शेरों का निवास है। यही क्वेश्चन यूपीएससी 2019 में पूछा। मैं फिर बता रहा हूँ, एनसीईआरटी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो नहीं पूछता भाई बाहर की चीज़ें फालतू में। हाथी तथा एक सींग वाले गेंडे असम के जंगलों में घूमते हैं। ये भी क्वेश्चन यूपीएससी 2019 का क्वेश्चन है, जाके देख लेना। ठीक है, हाथी केरल और कर्नाटक में भी मिलते हैं। यही क्वेश्चन पूछा यूपीएससी 2020 में। यही क्वेश्चन है, जाके देख लो अभी। ऊँट भारतीय रेगिस्तान तथा जंगली गधा 2012-13 का क्वेश्चन, कच्छ के रण में पाए जाते हैं। 11-12 क्वेश्चन है। जंगली बकरी, हिम तेंदुआ हो गया, भालू इत्यादि हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं। इनके अतिरिक्त बहुत से दूसरे जानवर जैसे बंदर, सियार, भेड़िया, नीलगाय, चीतल इत्यादि हमारे देश में पाए जाते हैं। भारत में पक्षियों की ऐसी प्रचुरता है। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। भारत में पक्षी तोता हो गया, मैना हो गया, कबूतर, बुलबुल का यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है, तथा बतख इत्यादि है। अन्य बहुत सारे राष्ट्रीय पक्षी उद्यान हैं जो पक्षियों को उनका प्राकृतिक निवास प्रदान करते हैं। उद्यान शिकारियों से पक्षियों की रक्षा करते हैं। क्या आप अपने क्षेत्र में पाए जाने वाले 5 पक्षियों के नाम बता सकते हैं? भारत में सांपों की सैकड़ों प्रजातियां पाई जाती हैं। इनमें कोबरा, करेत प्रमुख है। याद रखना, ये पूछ सकता है करेत क्या है। यूपीएससी डायरेक्ट ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन पूछता है। वनों के कटने तथा जानवरों के शिकार के कारण भारत में पाए जाने वाले वन्य जीवों की प्रजातियां तेजी से घट रही है। बहुत सी प्रजातियां तो समाप्त भी हो चुकी है। उनको बचाने के लिए बहुत से नेशनल पार्क, पशु विहार तथा जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए गए। ये भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है। सरकार ने हाथी तथा बाघों को बचाने के लिए बाघ परियोजना और हस्ती परियोजना जैसी परियोजनाओं को शुरू की है। क्या आप भारत के कुछ पशु विहार के नाम तथा मानचित्र पर उनकी स्थिति बता सकते हैं? आप वन्य जीव संरक्षण में अपना हाथ बटा सकते हैं। आप जानवर के शरीर के विभिन्न अंगों जैसे हड्डी, सींग तथा पंख से बने पदार्थों को खरीदने से इनकार कर सकते हैं। प्रत्येक वर्ष हम लोग अक्टूबर के पहले सप्ताह को वन्य जीव सप्ताह के रूप में मनाते हैं, ताकि वन्य जीवों के निवास को संरक्षित रखने के लिए जागरूकता लाई जा सके। ठीक है, अब तो ये दिया हुआ है न्यूज़पेपर की कटिंग वटिंग, कहाँ से क्या क्या चीज़ें हो रही थी। अब आ जाओ प्रवासी पक्षी। ये यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है। कुछ पक्षी जैसे पिंटेल, बतख, जब मुझे लग रहा है आपकी बार जो क्वेश्चन आया था वो भी इधर से आया होगा। क्या था आपकी बार? वो कीट था, वो ना कीट था, शिकाड़ा वकाड़ा, ये है ना, ये रहा ना। हाँ, ये नहीं है। कर्ल्यू फेलिमेंगो, एस्प्रे, लिटिल स्टैंड प्रत्येक वर्ष सर्दी के मौसम में हमारे देश में आते हैं। सबसे छोटे लिटिल स्टैंड जिसका वजन लगभग 15 ग्राम होता है। आर्कटिक प्रदेश से 8000 किलोमीटर दूरी तय करके भारत आते हैं। याद रखना, आगे क्वेश्चन कभी पूछ सकता है इससे। आ जाओ, कौन सी बात भारत में वर्षा लाती है? ये इतनी महत्वपूर्ण क्यों है?
भारत के विभिन्न मौसमों के नाम लिखिए। प्राकृतिक वनस्पति क्या है? वेजिटेशन। चलो नगीना बताओ फटाफट तीनों का आंसर। नगीना भाग गई क्या? कोई है अरे सर ये तो बताओ ना फिर क्या। कौन सी कवन भारत में चलाती मानसूनी पवन। ये इतनी और महत्वपूर्ण क्यों है? वर्षा वर्षा होती है इससे। ठीक है, भारत के विभिन्न मौसमों का नाम लिखिए, बताओ। रुक जाओ, ये सना बताएगी। सना बताओ, भारत में विभिन्न मौसमों के कितने प्रकार के मौसम होते हैं, उनके नाम। हाँ बताओ कौन कौन से। शीत ऋतु, वसंत ऋतु, और सर जो वो गर्मी वाला रहता है, उष्ण वाला, और एक क्या रहता है सर, वसंत, शीत, उष्ण, वसंत, और एक और रहेगा, कौन सा वाला है, मानसून वाला तो पता नहीं सर। तो इस चौथा नहीं ना, बता फटाफट। सर्दी, गर्मी, बरसात और शरद ऋतु। सर्दी, शरद ऋतु कौन सा है सर? अरे ये जब शरद ऋतु चल रहा है। ठीक है, विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा? वैशाली। बताइए, विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? वैशाली है। वर्षा ऋतु वाला सर मासिन राम। ठीक है, अगले बताओ, जंगली बकरी तथा हिम तेंदुए कहाँ पाए जाते हैं? जंगली बकरी और हिम तेंदुए ये जो हिमालय क्षेत्र होंगे वहाँ पाए जाएंगे हिम तेंदुए। ठीक है, दक्षिण पश्चिम मानसून के समय आर्द्र पवनें कहाँ बहती है? बताइए। दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम मानसून की आर्द्र पवनें। अच्छा, मानसून आता है दक्षिण पश्चिम की तरह, मतलब स्थल समुद्र की ओर, समुद्र से स्थल की ओर। ठीक है, चलो अब कौन बचा आज? इसे कुछ भी नहीं पूछा गया। नूरी तो कुछ बोल ही नहीं रही है। चलो शिवानी आप बताइए फटाफट इन तीनों का आंसर। हाँ, कौन से वाले का? ये अच्छा, ये तीन का। फर्स्ट वाले का लू है। सेकंड वाले का है रिट्रीटिंग मानसून। और थर्ड वाला कौन सा है? तो गुजरात वाला है ना। आगे फॉरेस्ट है, होम टू द एशियाटिक लायंस। अब जो यही क्वेश्चन, यही लाइन डायरेक्ट 2019 का क्वेश्चन है जो डायरेक्ट उठा के पूछा था। चलो अब मैं जिससे पूछूंगा वही जवाब देंगे फटाफट, है ना। चलो सना बताइए, आंध्र प्रदेश की राजधानी? हैदराबाद। हैदराबाद आंध्र प्रदेश की? फिर तेलंगाना की क्या होगी? सर दोनों की एक ही है। अरे अभी चेंज हो चुकी है। अमरावती चेंज हुई है सर। चलो ठीक है, वैशाली। वैशाली। हाँ सर। हाँ आप बताओ। हाँ सर। गोवा की राजधानी क्या है? पणजी। अच्छा, तुम देख तो नहीं रही कहीं? मिजोरम की बताओ। नहीं सर, राजधानी तो रटी हुई है हमें। मिजोरम की बताइए। चलो ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया। कल मिलते हैं फिर। कल अगर मैं बता दूंगा क्लास होगी तो मैसेज कर दूंगा मैं, ठीक है। चलो ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट, सो जाओ। ऐसे तो कल तो तुम्हारा टेस्ट है ना, कल सब लोगों का टेस्ट है, सुन लो इधर सब लोग, भागो मत। सैटरडे को तुम्हारा यूपीएससी 2013 का टेस्ट है, ठीक है, जिसमें जीएस और सीसेट का टेस्ट देना आपको। और संडे को आपका टेस्ट है ज्योग्राफी का टेस्ट, थर्ड और फोर्थ टेस्ट विजन का, ठीक है। मंडे को मिलते हैं। चलो ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट, सो जाओ आप।